दोस्तों, आज की कहानी है। रचना ने प्रमोद के हाथों में ताजमहल का 100 पीस वापस रखते हुए कहा, मुझे माफ कर दो प्रमोद, मैं प्यार की कसौटी पर खड़ी नहीं उतरी। मैं प्यार के इस खेल में पूरी तरह हार गई हूँ। मैं तुम्हारे प्यार की इस धरोहर को वापस करने को विवश हो गई हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी इस विवशता को समझोगे और इसे वापस लेकर अपने प्यार की लाज भी रखोगे। प्रमोद हैरान था। उसने अभी कुछ दिन पहले ही अपने प्यार की मालिका रचना को प्यार का प्रतीक ताजमहल भेंट करते हुए कहा था, यह हमारे प्यार की बेशकीमती निशानी है। रचना, इसे संभाल कर रखना। यह तुम्हें हमारे प्यार की याद दिलाता रहेगा। जैसे ही मुझे कोई अच्छी जॉब मिलेगी, मैं तुरंत शादी करने आ जाऊंगा। तब तक तुम्हें यह अपने प्यार से भटकने नहीं देगा। रचना रोते रोते बोली, मैं स्वार्थी निकली प्रमोद। मुझसे अपने प्यार की रक्षा नहीं हो सकी। मैं कमजोर पड़ गई। मुझे माफ कर दो। मुझे अब इसे अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। प्रमोद असहज होकर रचना की मजबूरी समझने की कोशिश कर रहा था कि रचना वापस भी चली गई। सब कुछ इतने कम समय में हो गया कि वह कुछ समझ ही नहीं सका। एक दिन रचना की चचेरी बहन ने प्रमोद से बताया कि रचना आपसे मिलना चाहती है। वह तुरंत उससे मिलने के लिए चल पड़ा। अपनी चचेरी बहन चंदा के घर पर रचना उसका इंतजार कर रही थी। उसके सामने रचना मोहक अंदाज में खड़ी मुस्कुरा रही थी। उस पर नीले रंग का सलवार सूट खूब फप रहा था। वह समझ ही नहीं पाया कि रचना के मोह पास में बंधा वह कब उसके सामने आ खड़ा हुआ था और उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। कैसे हैं आप? फिर एक मधुर स्वर कानों में गूंजा। वह बिना कुछ बोले उसे निहारता ही रह गया। उसके मुंह से बोल ही नहीं फूट पा रहे थे। चेहरे पर झूलती बालों की लटें उसकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ा रही थी। वास्तव में रचना प्रकृति की सुंदरतम रचना ही लग रही थी। प्रमोद स्वप्न से जागा और बोला, मैं अच्छा हूँ, और आप कैसी हैं? जी अच्छी हूँ। आपको जीत की बधाई देने के लिए ही मैंने आपको यहाँ आने का कष्ट दिया है। माफ़ी चाहती हूँ। प्रमोद रचना के साथ इस छोटी सी मुलाकात के बाद चला आया, पर रास्ते भर रचना का रूप यौन उसके दिमाग में छाया रहा। वह जिधर देखता उधर उसे रचना ही खड़ी दिखाई देती। यह वह समय था जब वह पूरी तरह रचनामय में हो गया था। जब दोबारा प्रमोद की मुलाकात रचना से हुई तो रचना ने कहा, एक हारे हुए खिलाड़ी की ओर से यह एक छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। कहकर रचना ने एक सुनहरी घड़ी प्रमोद को भेंट की तो वह इतना महंगा तोहफा देखकर हक्का बक्का रह गया। जरा इसे पहनकर तो दिखाइए। रचना ने प्रमोद की आंखों में झांककर उसे आग्रह किया। रचना ने जैसे ही वह सुंदर सी घड़ी प्रमोद की कलाई पर बांधी, मानो पूरी फिजा ही सुनहरी हो गई। उसे पहली बार किसी हम उम्र युवती ने छुआ था। शरीर में एक रोमांच सा भर गया था। मन कर रहा था कि घड़ी चूमने के बहाने वह रचना की नाजुक उंगलियों को छू ले और छूकर उन्हें चूम ले, पर ऐसा हुआ नहीं और हो भी नहीं सकता था। अब प्रमोद का भी रचना कोई सुंदर सा उपहार देना जालिम था। उसके मित्रों ने सलाह दी कि कश्मीर की वादियों से कोई शानदार उपहार खरीद कर लाया जाए तो सोने पर सुहागा हो जाए। मित्रों के उपहास का जवाब देते हुए प्रमोद बोला, मुझे कश्मीर से शिकारे में बैठकर किसी उपहार को खरीदने की क्या जरूरत है।
मेरे लिए तो यही सब कुछ है, जहाँ मेरी महबूब है। मेरा मन कहता है कि रचना बनी ही मेरे लिए है, मैं रचना के लिए हूँ। प्रमोद खुद से पूछता कि क्या इसी को प्यार कहते हैं। प्रेम रस में भीगी इस कहानी को वह आगे बढ़ाना चाह रहा था। इस कहानी को वह अपने मन के पर्दे पर उतारकर प्रेम की एक सजीव मूर्ति बनाना चाहता था। धीरे धीरे रचना से मुलाकातें बढ़ रही थी। अब तो रचना उसके ख्वाबों में भी आने लगी थी। अब अपने प्यार में उसे दृढ़ता दिखाई देने लगी थी। अब उसे पूरा भरोसा हो गया था कि रचना बस उसकी है। प्रमोद मन से जरूर कुछ परेशान था। वह अपने मन पर जितना काबू करता वह उसे और तड़पा जाता। वह अक्सर अपने मन से पूछता कि प्यार बता दुश्मन का हाल। आजकल प्रमोद के पास केवल 2 ही काम रह गए थे, नौकरी की तलाश और रचना का याद। यह कैसी रचना थी जिसे वह जितनी बार भी भजता उतनी बार हृदय धड़कने लगता, खुमार छाने लगता, दीवानापन बढ़ जाता, वह लड़खड़ाने लगता। वह अपनी आंखें खोले तो उसे महबूब नजर आए। अपनी चचेरी बहन चंदा पर प्रेम उजागर ना हो इसलिए चंदा प्रमोद से बाहर बरगद के पेड़ के नीचे मिलने लगी। वह संकित नजरों से इधर उधर देखते हुए एक दूसरे में अपने प्यार को तलाश रहे थे। उसने रचना के लिए अपना मनपसंद गिफ्ट खरीद लिया। उसे लग रहा था कि इससे अच्छा कोई और गिफ्ट हो ही नहीं सकता। रंगीन कागज में लिपटा यह गिफ्ट जैसे ही धड़कते दिल से प्रमोद ने रचना को दिया तो उसकी महबूबा भी रोमांच से भर उठी। इसे खोलकर देखूं क्या? अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाकर रचना बोली। जैसे आप उचित समझे, यह गिफ्ट आपका है, दिल आपका है, हम भी आपके हैं, प्रमोद बोला। रचना के मुंह से एकाएक निकला। उसने रंगीन कागज के भीतर से ताजमहल की आकृति को झांकते पाया। यह वह क्षण था जब वे दोनों आनंद के अतिरेक में आलिंगित बद्ध हो गए थे, एक दूसरे में समा गए थे। न जाने कितनी देर तक वे उसी अवस्था में एक दूसरे के दिल की धड़कनों को सुन रहे थे। इस एक क्षण में उन्होंने मानो एक युग जी लिया था। प्यार का युग तो अनंत काल से प्रेमी प्रेमिका को मिलने के लिए उकसाता रहता है। अपने घर आकर प्रमोद ने रचना का दिया हुआ उपन्यास खोलकर देखा। उसमें एक पत्र रखा मिला। रचना ने बड़े सुंदर और सुडौल अक्षरों में लिखा था, प्रमोद, मैं तुम्हें हृदय की गहराइयों में पाती हूँ। यह प्यार रूपी अमृत का प्याला मैं रोज पीती हूँ, पर प्यासी की प्यासी रह जाती हूँ। यह तृप्तता आखिर क्या है, कैसी है, कब पूरी होगी? इसका उत्तर मैं किससे पूछूं? यदि आपको पता हो तो मुझे जरूर बताएं। रचना। प्रमोद को मानो दीवानगी का दौरा पड़ गया। उसे लगा कि ऐसा पत्र शायद ही किसी प्रेमिका ने अपने प्रेमी को लिखा होगा। वह संसार का सबसे अच्छा प्रेमी है जिसकी प्रेमिका इतने उदात्त विचारों की है। वह एक अत्यंत सुंदरी और विदुषी प्रेमिका का प्रेमी है। इस मामले में वह संसार का सबसे धनी प्रेमी है। विचारों की इसी श्रृंखला में सोते जागते रहना उसकी नियति बन गई। जिस दिन रचना उसे दिखाई नहीं देती तो उसके ख्वाबों में आ पहुंचती। उसे ख्वाबों से दूर करना भी उसके बस में नहीं रहता। यदि आंखें बंद करता तो वह उसे अपने एकदम करीब पाता। आंखें खोलने पर रचना कृत्य गायब हो जाती और दुखद लक्षणों की अनुभूति बन जाती। इस बीच प्रमोद को
अचानक अपने मामा के यहाँ जाना पड़ गया। मामा कई दिन से बीमार चल रहे थे और एक दिन उनका निधन हो गया। उनकी 13वीं तक प्रमोद का वहाँ रुकना जरूरी हो गया था। एक दिन चंदा ने रचना को फोन किया तो पता चला कि रचना के पिता ने उसका विवाह मुंबई के एक हीरा व्यापारी के बेटे के साथ तय कर दिया है। इस बात पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। चंदा ने जब इस दुखद समाचार को प्रमोद तक पहुंचाया तो फोन सुनते ही उसे लगा कि उसका गला सूख गया है। रचना इतनी जल्दी किसी और की अमानत हो जाएगी, उसकी कल्पना से बाहर की बात थी। वह रुआसा हो गया और तन मन दोनों से स्तंभ होकर रह गया था। अपने को संभालो भाई, यह अनहोनी होनी थी सो हो गई। 1 सप्ताह बाद ही उसका विवाह है। वह विवाह से पहले एक बार आपसे मिलना चाहती है। चंदा ने फोन पर जो सूचना दी थी उससे प्रमोद का सिर चकराने लगा। इस दुखद समाचार को सुनकर उसका भविष्य ही चरमरा गया था। उसने तुरंत रचना से मिलने के लिए वापसी की ट्रेन पकड़ी। दूसरे दिन प्रमोद उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था जहां उसका प्रेम मिलन हुआ था। रचना भी छिपते छिपाते वहां आई और प्रमोद से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। वह प्रमोद को पिताजी के सामने हार कर शादी के लिए तैयार होने की दास्ताना सुना रही थी। उसने अपनी माँ से भी प्रमोद के प्यार की बातें कही थी, पर उन्होंने उनके मुंह पर अपनी उंगली रख दी। तब से अब तक माँ की उंगली मानो उसके होठों से चिपकी हुई थी। वह न तो ठीक से रो सकती थी न हंस सकती थी। उसने अपने पास संभाल कर रखा ताजमहल का शोपीस प्रमोद को वापस देते हुए कहा, मुझे माफ कर दो प्रमोद, मैं तुम्हारे प्यार की कसौटी पर खरी नहीं उतरी। मैं प्यार के इस खेल में पूरी तरह हार गई हूँ। मैं तुम्हारे प्यार की इस धरोहर को वापस करने के लिए विवश भी हो गई हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी इस विवशता को समझोगे और इसे वापस लेकर अपने प्यार की लाज भी रखोगे। रचना इतना कहकर वापस चली गई और वह उसे जाते देख स्तंभ रह गया। अब रचना पर उसका कोई अधिकार ही कहाँ रह गया था। एक धनवान ने फिर एक पाक साफ मोहब्बत का मजाक उड़ाया था। प्रमोद के हाथों में ताजमहल जरूर था, पर उसकी मुमताज महल तो कब की जा चुकी थी। उसके प्यार का ताजमहल तो कब का धरा स्याही हो गया था। प्रमोद आंसू वाले नेत्रों से बार बार उस ताजमहल को देखता और हाय रचना कहकर दिल थाम लेता। प्रमोद को ऐसा एहसास हो रहा था कि आज मानो संसार के सारे दुखों ने मिलकर उस पर भीषण हमला कर दिया हो। उसने ताजमहल के शोपीस को उसी चबूतरे पर रख दिया कि जिन प्रेमिका का प्यार सफल और सच्चा होगा वही इसे रखने के अधिकारी होगा। उसे अपने पास रखने की पात्रता अब उसके पास नहीं थी। उसके प्यार की झोली खाली हो गई थी और उसमें उसे रखने का अवसर उसने खो दिया था।